सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भाभी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डिलीट 4th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्या पूर्व संबोधन क्षमताओं का विकास के अंतर्गत आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। और ये आपके राजन सीरीज के प्रश्न है। पवन सीरीज के सारे प्रश्नों को पहले ही मैं करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, स वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। तो मूर्धन्य श होता है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? स्पर्श, कंठ, ओष्ठ या फिर मूर्धा? तो राइट आंसर है मूर्धा, ऋटुषाणाम मूर्धा। तो यहाँ पर ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑलरेडी क वर्ग का कंठ, च वर्ग का तालु, ट वर्ग का मूर्धा, इस तरह से मैंने ऑलरेडी बताया ये त वर्ग का दंत। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से स्वर नहीं है। इसमें से स्वर नहीं है कौन? तो आप सभी को पता है कि जो क है ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। ऑप्शन द सही हो जाएगा। 2023 के एग्जाम में पूछे हुए सारे प्रश्नों को आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, संयुक्त व्यंजन इसमें से कौन सा है? ख, छ, प या फिर फ? तो राइट आंसर है छ। ये क और श से मिलकर के बना हुआ है, हम सभी को पता है। ये एक संयुक्त व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 5 है, ज्ञ वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना है? तो जो ज्ञ है ये ज और इ से मिलकर बना है। तो ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें से कौन से अयोगवाह है? ये आप हमेशा याद रखिएगा, अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं और ये बार बार एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, आर्य का विलोम है। तो आर्य का विलोम होता है अनार्य। ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इड़ा का पर्यायवाची है। तो इड़ा का पर्यायवाची दोस्तों देखिए सरस्वती, गणेश, रात्रि और प्रातः दिया हुआ है। तो राइट आंसर है सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें कहते हैं। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें कहते हैं हम विषम संख्याएं, जैसे कि 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। तो देखिए 5/4, 2 दूनी 4, एक 5/2 है ये और ये 5/4 है। तो ये p/q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 2 की जगह पर 0 नहीं होगा और 4 की जगह पर 0 नहीं होगा। तो इस तरीके से ये परिमेय संख्याएं हैं। तो ऑप्शन सा जो है अ और ब दोनों ये राइट आंसर हो जाएगा। जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 के, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। आप देखिए बार बार 2020, 2022, 2023 लगातार प्रश्न जो है वो रिवाइज होते हैं या बार बार रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जरूर पढ़ के जाना चाहिए। और अगर आपने सीरीज अच्छे से पढ़ ली है तो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी आप पढ़ लेते हो। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम है। बहुत सारी लड़कियों का नाम आरोही होता है। आरोही का मतलब ही बढ़ते हुए क्रम में होता है। कोई अपनी लड़की का नाम आरोही नहीं रखता है कि घटता हुआ क्रम कोई नहीं रखता, सब बढ़ता हुआ रखेंगे ना। तो आरोही नाम से ही आप याद रखिए कि हमेशा बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में यानी कि 3, 6, 9, 12। आप देखिए ये बढ़ते हुए क्रम में है, बाकी ये घटते हुए क्रम में, फिर बढ़ते हुए क्रम में, और यहाँ बढ़ते फिर घटते क्रम में है। यहाँ पर भी पहले घटते क्रम में है, फिर घटते, फिर यहाँ पर घटते। तो ये अवरोही क्रम में दिया हुआ है, लेकिन हमें आरोही पूछा है, हम क्वेश्चन में आरोही पूछा है हमसे, तो ऑप्शन अ सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। गुणे को जिस राशि से गुणा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो 3 गुणे 5 में अगर 3 गुणे है तो 5 क्या होगा? गुणक होगा। और ये 15 जो है ये गुणनफल होगा इसका, जो गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा। तो ऑप्शन आ जो है ये क्या हो जाएगा? गुणक। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, 9687 में 9 का स्थान है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि हजार की जगह पर 9 है। तो ऑप्शन अ सही हो जाएगा। 2023 में ही पूछे हुए प्रश्नों को आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 14 है, मोर शब्द का समानार्थी है चित्रांग, माधुरी, सिखी या विविधा? तो राइट आंसर है सिखी।
क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, गणित की मूल संख्याएं हैं तो जोड़, घटाना, गुणा और भाग, यानी कि ऑप्शन ब 4 ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, मातृभाषा है अंग्रेजी, हिंदी, गणित या फिर संस्कृत। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ब है हिंदी। हालांकि हम सभी को पता है कि हमारी ये राजभाषा है, राष्ट्रभाषा या मातृभाषा नहीं, लेकिन चूंकि हम हमारे देश में बहुधा हिंदी ही बोली जाती है तो हिंदी को हम कह सकते हैं मातृभाषा। हालांकि ये है क्या, ये राजभाषा है हमारी, ठीक है, मातृभाषा हमारी कोई भी नहीं है, लेकिन हम इसी को मान के चलते हैं क्योंकि हमारे देश में मैक्सिमम लोग हिंदी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, बालकों की प्रथम पाठशाला कौन है? तो उसका परिवार ही होता है बच्चे का। विद्यालय, आंगनवाड़ी, गांव ये तो बाद में आता है, पहले बच्चे का परिवार आता है और प्रथम पाठशाला उसका परिवार और प्रथम गुरु उसकी माँ होती है बच्चे की। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंदी का संबंध किस लिपि से है? तो हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। ऑप्शन आ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंदी शिक्षक जब शिक्षण कार्य करता है तो उसे करना चाहिए सास्वर वाचन, मौन वाचन, आ और बा दोनों या फिर कोई नहीं। तो हिंदी का शिक्षक जब शिक्षण कार्य करता है तो उसे सास्वर वाचन और मौन वाचन दोनों करना चाहिए। ऑप्शन सा सही हो जाएगा, आ और बा दोनों ही सही हो जाएगा। ठीक है, जहां जरूरत हो वहां पर सास्वर वाचन और जहां जरूरत हो वहां पर मौन वाचन का प्रयोग हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, पद्य शिक्षण में आवश्यक है सास्वर वाचन, मौन वाचन, आ और बा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सास्वर। जैसे कि आप बच्चों को कोई कहानी सुना रहे हो, कोई गीत सुना रहे हो, तो आप उसको बोल करके जैसे पद्य में कविताएं आती हैं, गीत आते हैं, तो जो पद्य है इसको हम बोल करके ही बच्चों को पढ़ाएंगे। कोई कविता है, कोई पोएम हम बच्चों को करवा रहे हैं तो उसको बोल करके ही हम करवाएंगे, तो इसमें सास्वर वाचन जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए शिक्षण आवश्यक है। प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? सास्वर वाचन, मौन वाचन और ब दोनों या गंभीर वाचन। तो छोटे बच्चों के लिए तो सास्वर वाचन ही सही होगा क्योंकि बच्चों को बोल बोल करके पढ़ाना होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पूर्व माध्यमिक कक्षाओं हेतु हिंदी शिक्षण करना चाहिए सास्वर वाचन द्वारा, मौन वाचन द्वारा, सामूहिक वाचन द्वारा या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा मौन वाचन द्वारा। जो बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको हम मौन वाचन से भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि सास्वर वाचन ही प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, गद्य पाठों का शिक्षण मुख्य रूप से किन वाचन द्वारा किया जाना चाहिए? तो गद्य की अगर हम बात करें तो गद्य का हम वाचन कर सकते हैं मौन के द्वारा। अगर हमें कोई साहित्य या कोई निबंध पढ़ रहे हैं हम या फिर कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें मन में ही पढ़ना होता है। ठीक है, तो गद्य में यही सब आते हैं, कहानी आ जाती है, इसके अलावा निबंध लेखन आ जाता है, नाटक आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम मौन रूप से ही, देखिए जो बड़े बड़े लेखक होते हैं या जिन्होंने उपन्यास लिखा होता है, नॉवेल लिखा होता है, वो सब आप देखिए एक तरीके से मौन वाचन ही करते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति में कौन सी विधि उचित नहीं है? कविता पाठ, सस्वर वाचन, समवेत वाचन या मौन वाचन। तो मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब ये होता है कि मुख से बोल करके ही हम अपनी बातों को रख रहे हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति में मौन वाचन आएगा ही नहीं क्योंकि मौन वाचन में हम चुप रह करके पढ़ते हैं, और जब मुख से हम कोई अभिव्यक्ति कर दिए तो चुप कैसे रहेंगे? दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती ना। इसका मतलब जो मौन वाचन है ये मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आएगा, क्योंकि मौखिक अभिव्यक्ति जहां पर ही आ गई वहां पर हम अपनी बातों को कविता, कहानी, गीत के माध्यम से अपने मुख से बोल करके ही रख रहे हैं, तो वहां पर हम चुप नहीं रह पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, मौखिक आत्म प्रकाशन का आधार नहीं है कहानी, कथोपकथन, मौन वाचन या फिर चित्रमाला। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सा, मौन वाचन। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, यहाँ भी वही चीज है, कहानी को आप बोल करके बता रहे हो, कथोकथन को भी, चित्रमाला को भी, लेकिन मौन वाचन में आप बोल नहीं रहे हो। क्वेश्चन नंबर 26 है, हिंदी किस लिपि से संबंधित है? तो देवनागरी लिपि से अभी आपने देखा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने वर्ण हैं? तो 52। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो य है ये अंतस्थ व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन नहीं है। य, र, ल, व ये चारों ही क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो प, फ, ब, भ। आप बोल के देखिए तो इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है।
ओठों से इनको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, ज्ञ वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है? अभी आपने देखा है इस क्वेश्चन का आंसर कि ज और इया से मिलकर के बना हुआ है ज्ञ, छ क और श से मिलकर के बना हुआ है, त्र त और र से मिलकर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 है, अंग और आह वर्ण क्या कहलाते हैं? अभी मैंने आपसे कहा है कि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है, तो अंग और आह वर्ण कहलाते हैं अयोगवाह। ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, साइलेंट या मूक या मौन वर्णों का प्रयोग किस भाषा में होता है? तो ये अंग्रेजी भाषा में होता है। इसका एग्जाम्पल भी बता चुकी हूं मैं, जैसे एक स्पेलिंग है KNIGHT, इसको हम नाइट पढ़ते हैं। इसका मतलब योद्धा होता है। जो आप गुड नाइट देखते हो, रात में आप लगा करके सोते हो ताकि मच्छर ना लगे, उस पर यही लिखा होता है गुड नाइट। इस तरीके से ये नाइट मतलब होता है योद्धा, और इसको भी हम नाइट ही कहते हैं, जिसको हम रात कहते हैं। तो इसमें तो कोई साइलेंट नहीं, लेकिन इसमें इस नाइट में आप देखिए जो के है ये साइलेंट है, तो ये इसका प्रयोग अंग्रेजी में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, महाप्राण वर्ण होते हैं, तो इसमें महाप्राण वर्ण ख और घ है, यानी कि दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, संज्ञा शब्द होते हैं विकारी, अविकारी, यौगिक या योग रूढ़। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा विकारी, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, सर्वनाम के भेद होते हैं, तो सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो जो वाच्य होते हैं 3 प्रकार के, गतिर्वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पर ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन उद्धरण विराम चिन्ह है? उद्धरण का मतलब किसी की द्वारा कहा गया कोई स्टेटमेंट या कोई वाक्य कथन जिसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, तो यही होता है उद्धरण चिन्ह। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, संबोध निर्माण का चरण है मिलान करना, तुलना करना, अ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है अ और ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, संबोध निर्माण के आधार पर निम्न में से कौन सत्य है? वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में अनुभव, घात से आघात के क्रम में अनुभव, अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु प्रत्यक्षीकरण, या मूर्त अमूर्त के क्रम में अनुभव। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मूर्त अमूर्त के क्रम में अनुभव। क्वेश्चन नंबर 41 है, संख्या 65,342 में 78,443 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के हजार वाली संख्या है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करना है, हमको इनको दोनों को जोड़ देना है। और जब हम जोड़ेंगे तो आप देखिए यहाँ पर ये 2 और 3 5 हो गया, 4 और 4 8 हो गया, 4 3 7 हो गया, 8 5 13, 6 7 13 और 1 14। तो यहाँ पर आप देखिए हजार की जगह पर इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 आ रहा है, तो ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, संख्या 6534 को 7 से भाग देने पर प्राप्त भागफल और शेष पर। तो कुछ नहीं करना है, आपको 7 से भाग दे देना है 6534 में। तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर 9 बार ले जाएंगे तो 63 आएगा, और फिर यहाँ पर 2 बच जाएगा, 3 को उतारेंगे तो 7 त्रिक 21, फिर 2 बच जाएगा, 4 को उतारेंगे तो फिर 7 त्रिक 21, फिर तो यहाँ पर 3 शेष बच जाएगा, यहाँ 3 बार और ले गए हम, तो ये टोटल 933 और ये 3, ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर होगा, शेष 3 बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक ऑयल मिल की वार्षिक आय 3,97,706 है और दूसरे ऑयल मिल की वार्षिक आय 2,46,759 है। तो पहले मिल की वार्षिक आय दूसरे से कितनी अधिक है? तो क्या करेंगे, पहली में से दूसरी को 3,97,706 में से 2,46,759 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। और जब हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1,51,037। तो ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा घटाने के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, छात्र ज्ञ व्यंजन है, तो छात्र ज्ञ तीनों संयुक्त व्यंजन है क्योंकि ये मिल करके बने हुए हैं 2 व्यंजनों से। क्वेश्चन नंबर 45 है, जिन शब्दों में काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं क्रिया शब्द। क्वेश्चन नंबर 46 है, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। 2020 में पूछे हुए सारे के सारे प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 47 है, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है, अग्रस्वर, पश्च स्वर, समृद्ध स्वर या फिर ये सभी। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर द ये सभी।
क्वेश्चन नंबर 48 है, शून्य की खोज कहाँ हुई? तो शून्य की खोज भारत में हुई थी। किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, 990 में 9 का स्थानीय मान है। तो 9 का स्थानीय मान ये 10 की जगह पर भी है, यानी कि दहाई की जगह पर भी है, और सैकड़े की जगह पर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 10 और यहाँ पर 100 होना चाहिए था। तो हम यहाँ पर ऑप्शन स लगाते, अ और ब दोनों। तो यहाँ पर 2 जीरो मिस हो गया है। तो दहाई की जगह पर भी है और 100 की जगह पर भी है। तो ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पर इस तरह भी हम लिख सकते हैं, 10 गुणे 9 90, और यहाँ 100 गुणे 9 900। ठीक है, तो यहाँ पर 90 और 900 ये भी इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन सा इस तरह से ही सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। आंचल में दूध है और आंखों में पानी, यह कथन किसका है? तो अबला जीवन हाय तुम्हारी, यही कहानी। आंचल में दूध है और आंखों में पानी, तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो इस तरीके से टोटल 50 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और ये पूरा का पूरा आपके राजन सीरीज का पहला पार्ट यहाँ पर आपके बहुविकल्पी क्वेश्चंस का कंप्लीट होता है। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको आठों विषयों के आपके 4th सेमेस्टर के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, सारी की सारी क्लासेस चाहिए, मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के राजन सीरीज पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व अकेडमी ऐप पर। ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए। जय हिंद।